हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 है इस सीरीज का और ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2011 में आया हुआ था। हालांकि गेट 2011 में ये एक कॉमन डेटा के फॉर्मेट में था और इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी डेटा को यूज करके फॉल्ट करंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन था। तो मैं अभी उस क्वेश्चन को इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन जब भी मैं फॉल्ट करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कशन करूँगा उस टाइम पर मैं उस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लूँगा। अभी मैं केवल पर यूनिट एनालिसिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए अभी इस वीडियो में केवल और केवल ये प्रॉब्लम ही डिस्कस करूँगा। तो इसके बाद ये जो क्वेश्चन देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में देखिए, टू जनरेटर यूनिट्स G1 and G2 are connected by 15 kV line with a bus at the midpoint as shown below. 1 और 2 और ये थर्ड जो है ना, ये मिड पॉइंट लाइन है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये लाइन देखिए 1 से लेके 3 तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर, 3 से लेके 2 तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर। वोल्टेज दिया हुआ है 15 kV। जनरेटर G1 है, इसकी जो रेटिंग है दैट इज 250 MVA 15 kV और इसका जो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है दैट इज 25% मीन्स जो Xg1 है, Xg1 दैट इज 0.25। G2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो Xg2 ये दिया है 0.1 और यहाँ जो L1 और L2 की जो लेंथ है ये 10 किलोमीटर है और इसका जो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है ये दिया है 0.225 ओम पर किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो वैल्यू है जनरेटर के लिए ये पर यूनिट में दी है, जनरेटर 1 और जनरेटर 2 के लिए, और जो लाइन के लिए है ये दिया हुआ है ओम पर किलोमीटर में। तो अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस मान के चलूँ XL1 तो इसको मैं ओम में कैसे निकालूंगा, 0.225 मल्टीप्लाइड बाई इसकी जो लेंथ है दैट इज 10 किलोमीटर, सो दिस विल बी 2.25 ओम। सिमिलरली XL2 ये भी कितना हो जाएगा 0.225 इंटू 10, सो इसकी भी जो वैल्यू होगी 2.25 ओम। अब हमें ये देखना है, इसमें फाइंड क्या करना है, पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से आपको पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम आइडेंटिफाई करना है कि इस जो गिवन वन लाइन डायग्राम है इसके लिए कौन सा होगा और उसमें रेटिंग कौन सी कंसिडर करनी है, 100 MVA कॉमन बेस। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक तो जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा चेंज ऑफ बेस से रिलेटेड, क्योंकि चेंज ऑफ बेस में क्यों, जो जनरेटर 2 है, जनरेटर 2 इज ऑलरेडी 100 MVA पर इसकी रेटिंग गिवन है, तो इसके लिए हमें चेंज ऑफ बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल किसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, जनरेटर 2 के लिए, सॉरी जनरेटर 1 के लिए। जनरेटर 2 इज ऑलरेडी ऑन 100 MVA। अब मैं अगर ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बारे में सोचता हूँ यहाँ पर, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो अगर जनरेटर G2 के लिए यहाँ पर पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम देखूँ तो ये जनरेटर G2 के लिए होगा। G2 में कोई चेंज नहीं है तो ये 10% मीन्स 0.1। तो मैं देखता हूँ G2 में सभी में यहाँ पर 0.1 दिया है, मीन्स मैं केवल पहले ही ऑब्जर्वेशन में मैं कोई भी ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर सकता। जब मैं कोई ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर सकता तो अब मैं फिर किस पर जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, जनरेटर G1 के लिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो G1 के लिए यहाँ पर भी 0.1 दिया है, यहाँ 0.25 यानी जनरेटर को अगर मैं कंसिडर करूँगा तो भी मैं दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊँगा। और अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर करता हूँ तो ट्रांसमिशन लाइन में भी ये 1.0 1.0 1.0 1.0 और यहाँ पर भी ये ऑप्शन सेम है। तो मैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी कैलकुलेशन करके दो ही ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाऊँगा। तो मैं इनमें से कोई भी एक ऑप्शन पहले कंसिडर कर लेता हूँ, चाहे तो आप जनरेटर कंसिडर कर लो। तो जब आप जनरेटर कंसिडर करते हैं तो जनरेटर के लिए यहाँ पर चेंज ऑफ बेस तो Xg1 न्यू, जब मैं इसको कंसिडर करूँगा तो जो इसका फॉर्मूला होगा
दैट फॉर्मूला आप अभी ये दिया है 0.25, दिस विल बी एक्स जो है ना, जो इसका पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ओल्ड वन, तो ओल्ड कितना है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई न्यू बेस MVA, न्यू बेस MVA इसका कितना है SB, ये न्यू है तो ये ओल्ड हो गया, फिर SB न्यू इसके लिए दिया हुआ है 100 और जो ओल्ड बेस MVA है वो है इसका 250। तो जब मैं 100/250 करता हूँ, 100 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.1 पर यूनिट। अब जब मैंने इस जनरेटर के लिए 0.1 पर यूनिट वैल्यू आ गई इस रिएक्टेंस की, तो अब मुझे पता चल गया कि एक ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। जब मैंने जनरेटर के लिए ये कैलकुलेशन कर लिया है, तो जो मेरा नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा, दैट नेक्स्ट कैलकुलेशन विल बी फॉर ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के लिए जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है ये हमें पर यूनिट में ना देके ओम में दिया हुआ है, और जो ट्रांसमिशन लाइन 1 और 2 है, 1 एंड 2 में दोनों में देखेंगे कि इनका जो रिएक्टेंस है वो इक्वल है। जब रिएक्टेंस इक्वल है तो मैं क्या करूँगा कि इनमें से किसी भी एक पार्ट के लिए अगर मैं पर यूनिट रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लूँ तो सेकंड के लिए भी वही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x ट्रांसमिशन लाइन 1, दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअल जो है ना इसका इम्पिडेंस, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला ना लगे, पर यूनिट इम्पिडेंस कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगेगा। So this will be actual impedance, actual is 2.25 multiplied by SB यानी base MVA is 100 upon जो है ना VB square, so VB is 15 kV, so 15 into 15। so जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.0। क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्टेंस दिया ही हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ पर किसी भी कैलकुलेशन में J कंसिडर नहीं किया है। आप जो है ना जे रिएक्टेंस है इसलिए ऑटोमेटिकली इसमें जे आएगा ही आएगा। तो यहाँ ये हमने केवल इसका मैग्नीट्यूड लिया है, जे का मतलब है कि ये इसको मैं लिखूंगा 1 एंगल -90 डिग्री, तो जे ये आया 1.0। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन डी नहीं होगा, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जब भी हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ना है, और ये अवॉइड करना है कि सारे के सारे पैरामीटर्स के लिए कैलकुलेशन न करना पड़े। जहाँ पर भी हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा हम वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। जैसे अभी हमने जो लाइन 2 है, लाइन 2 के लिए कैलकुलेशन नहीं किया, तो जिससे क्या होगा कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, तो आप टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके के और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 है। ये गेट 2014 के जो है ना जो सेकेंड सेट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। द क्वेश्चन इज द 3-phase स्टार कनेक्टेड लोड इज ड्राइंग पावर एट अ वोल्टेज ऑफ 0.9 पर यूनिट एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। The 3-phase base power and base current are 100 MVA and 437.38 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करना था लाइन टू लाइन लोड वोल्टेज इन केवी। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको जो वोल्टेज फाइंड करना है वो करना है केवी में। तो और यहाँ पर और जो चीज़ें हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज जो दिया हुआ है लोड का वो दिया हुआ है पर यूनिट में। तो अब हमें फाइंड करना है ये वोल्टेज इन केवी। और यहाँ पर एक और चीज़ देखें, जो भी वोल्टेज दिया है वो पर यूनिट में दिया है। तो अब जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो वोल्टेज का जो रिलेशन होगा पर यूनिट और एक्चुअल वैल्यू में, तो यहाँ देखिए लाइन टू लाइन वोल्टेज इन केवी। तो मैं अगर मैं
सॉल्व करता हूँ कि एक्चुअल वोल्टेज जो भी हमें फाइंड करना है, दिस विल बी इक्वल टू पर यूनिट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई बेस वोल्टेज, क्योंकि हमें पता है कि बेस वोल्टेज जो पर यूनिट वोल्टेज दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअल वोल्टेज अपॉन बेस वोल्टेज। तो मैंने इसी से निकाल लिया कि एक्चुअल वोल्टेज जो हमें चाहिए वो होगा पर यूनिट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई बेस वोल्टेज। पर यूनिट हमें दिया है 0.9, अब चाहिए बेस वोल्टेज। तो बेस वोल्टेज हमें नहीं गिवन है, तो यहाँ पर हमें बेस वोल्टेज की जगह क्या गिवन है, बेस पावर एंड बेस करंट। तो हमें एक रिलेशन ये मालूम है कि एस बी बेस एम वी ए दिस विल बी इक्वल टू √3 वी बी बेस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई बेस करंट। तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ कि जो बेस वोल्टेज है, बेस दिस वी बी विल बी इक्वल टू एस बी अपॉन √3 आई बी। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूँ तो मैं लिखता हूँ इसे V पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एस बी अपॉन √3 इंटू आई बी। जो इसकी वैल्यू पर यूनिट वोल्टेज दैट इज 0.9, एस बी ये है 100 MVA, तो 100 इंटू 10⁶ अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई जो करंट है ये दिया है हमें 437.38 एम्पियर। अब एक चीज़ यहाँ पर हमें जो ध्यान देना है वो ये है कि यहाँ पर मैंने 100 MVA को 100 इंटू 10⁶ लिखा, जबकि इससे पिछले कुछ न्यूमेरिकल्स में मैं अगर 100 MVA दिया है तो मैं केवल 100 ही लिख लेता था। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस पावर जो है ना वो 100 MVA में गिवन है, जो करंट है वो केवल और केवल एम्पियर में गिवन है। वहाँ पर क्या होता था कि वो आंसर क्यों नहीं चेंज आता था, क्यों? क्योंकि एस बी होता था और वी बी का स्क्वायर होता था। तो वी बी अगर किलो वोल्ट में दिया है तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो 10⁶ हो जाएगा, और जो ये दिया होता था MVA में तो 10⁶ अपॉन 10⁶ होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चंस में इस जो हमने 100 इंटू 10⁶ लिखा या फिर 100 लिखा कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इस क्वेश्चन में इसका फर्क पड़ेगा। तो मैं जब इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ कि 0.9 इंटू 100 0.9 इंटू 100 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई √3 इंटू 437.38। सो इसकी वैल्यू आई दैट विल बी 118.8 किलो वोल्ट। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज 118.8 किलो वोल्ट। ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि यहाँ पर पूछा है लाइन टू लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन लोड वोल्टेज इन किलो वोल्ट, तो हमें इसका आंसर किलो वोल्ट में ही निकालना पड़ेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो है ना जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में लैंग्वेज पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किए थे, उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।